बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। हमने बेटा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का चैप्टर जो है वो मुकम्मल कर लिया है। सभी डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर हमने थ्योरी, थ्योरम्स, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो किए हैं। आज हम एक असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ़ पेपर्स में से बनाई गई है। इस असाइनमेंट को आपने सॉल्व करना है। तमाम क्वेश्चन जो हैं उनको मैं आपके साथ रीड करूंगा और तमाम क्वेश्चन का मैं आपको हिंट भी दूंगा। इंशाल्लाह अगर आप ये असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये काफ़ी मैच्योर हो जाएगा और you will be able to solve any type of question related to discrete probability distribution in your final examination। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है ए 6 फेस डाई इज सो बाइस्ड। लूडो का दाना जो है वो ख़राब है। इट इज़ ट्वाइस एज लाइकली टू शो एन इवन नंबर एज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की निस्बत जो इवन है वो 2 गुना आता है। If it is thrown 5 times, find the probability। No even number, all even number, all odd number। अब ये देखें कि लूडो का दाना जो है वो ख़राब है और उसके ख़राब होने में जो बाइसनेस का लेवल है वो ये है कि इवन जो है वो ऑड की निस्बत डबल आता है। अगर ऑड 1 बार आता है तो इवन 2 बार, अगर ऑड 2 बार आता है तो इवन 4 बार, अगर ऑड 3 बार आता है तो इवन 6 बार। इसको आप P लिख लें, इसको आप Q लिखें तो यहाँ P की कीमत रखें 1 माइनस Q। इससे आपको ये Q की कीमत मिल जाएगी। 1 में से Q निकालें, ये आपके पास P आ गया। N की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है 5। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने बायनोमियल के PMF में रख दी। उसके बाद आपने X की जगह पर ये कीमतें रख के इसे सॉल्व कर लेना है। दूसरा सवाल है सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी इज़ 0.6 दैट ए स्टोलन कार रिकवर। Find the probability out of 10 stolen car, 3 0 at most 1 at least 3 recover। गाड़ी चोरी होगी और उसके रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है। कहता है कि अगर 10 स्टोलन कार्स का जिक्र किया जाए तो उसमें से प्रोबेबिलिटीज़ आपने फिर मालूम करनी है। गाड़ी की रिकवरी की प्रोबेबिलिटी है 0.6। 1 में से 0.6 निकाल लें तो ये Q आपके पास 0.4 है। N की वैल्यू 10। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने बायनोमियल के फंक्शन में रखनी है और फिर आपने x की जगह पर 3 0 x लेस देन इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन 3। इस ग्रेटर देन 3 को आप लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस एक्स लेस देन 3। अगर आप इसे एज इट इज सॉल्व करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा लेबर करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू पर आप 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रखेंगे तो इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ निकालने के बजाय अब 1 में से x लेस देन 3 जो है ये माइनस करता है। नेक्स्ट है इफ़ ए कैडेट सक्सीड 4 times out of 5 इन शूटिंग बुल आई व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ही विल सक्सीड 3 times 5 times 0 times। अब यहाँ पर देखें कि जो कैडेट है उसने बुल आई को हिट किया है 4 times आउट ऑफ 5। तो बुल आई की जो हिटिंग की प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 है। ये P हो गया। Q निकालने आप 1 में से P से। यहाँ पर आपके पास Q की कीमत आ गई, N की वैल्यू 10 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने बायनोमियल के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रख के ये कीमतें निकाल लेनी है। नंबर 4 है द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्विमर will succeed in swimming across a lake is 0.40। 0.40 प्रोबेबिलिटी है कि वो स्विमर जो है ना झील को क्रॉस कर लेता है तैर के। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इन 6 अटैम्प्ट। फर्स्ट 3 अटैम्प्ट सक्सीडेड, लास्ट 3 अटैम्प्ट सक्सीडेड, ओनली 3 अटैम्प्ट सक्सीडेड। यहाँ पर जो फर्स्ट 3 या लास्ट 3 का जिक्र है तो इस पर बेटा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर बर्नौली ट्रायल्स की सूरत में लगेगा क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ लगता है जहाँ पर हमें सिर्फ सक्सेस का पता होता है, लोकेशन का पता नहीं होता। यानी 3 सक्सेस का पता है, वो किस जगह करूँगी ये पता नहीं है। पहली
ट्रायल पे मिल जाए, दूसरी ट्रायल पे मिले, 10वीं ट्रायल पे मिले, इसका कोई पता नहीं। तो जहाँ पर ये मेंशन हो जाए जी पहले 3 सक्सेस हैं या आखिरी 3 है या बीच में कहीं 3 है, वहाँ पर फिर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होता। बायनॉमियल ट्रायल्स की सूरत में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इस क्वेश्चन का मेन हिंट है। झील क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी दी है 0.4, तो अगर झील क्रॉस नहीं होती तो ये 0.6 है, n की वैल्यू है 6। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप बायनॉमियल के फंक्शन में रखेंगे तो फिर आपने x की जगह पर रखना है 3। ये x की जगह पर 3 से मुराद ये कि 3 सक्सेस है। अब कौन सी 3 है ये कोई पता नहीं। फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट 3 अटैम्प्ट में वो कामयाब हुआ है, पहले 3 में वो कामयाब हुआ और आगे 3 जो है वो फेलियर है। लास्ट 3 अटैम्प्ट है तो इसका मतलब कि पहली 3 में वो फेल हुए और आखिरी 3 में वो कामयाब हो रहा है। यहाँ पर आपने पी और क्यू की ये जो कीमतें हैं ये आपने रख के इन्हें सॉल्व कर देना है। नंबर 5 है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स विद PMF। ये आपको प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन दे दिया है, ये यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन है। तो इसमें से आपने फिर ये कीमतें जो है ये मालूम करनी है, मीन वेरिएंस भी निकालना है। यहाँ पर आपने पहले मरहले पर ये x की कीमतें 1 2 3 4 रख के ये प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन जो है इसे खोल लेना है। फिर आपने इनको मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का कॉलम आएगा, फिर x का स्क्वायर लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ x से ज़रूर देंगे, ये कॉलम आ गया। देन आपने एक नया वेरिएबल बनाना है, x की ये सारी कीमतें जो है यहाँ पर रखें, ये फॉर्म खुल देगी। इस वेरिएबल को फिर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ y से ज़रूर देनी। ये बात याद रखिएगा, जब एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती। ये प्रोबेबिलिटी जो है एज इट इज़ आपने यहाँ पर शिफ्ट कर लेनी है। फिर आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर इनका स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई करना है। इनसे फिर आपने मीन वेरिएंस वगैरह जो है वो निकाल के ये रिज़ल्ट वेरीफाई करना है। नेक्स्ट है नंबर 6 है। नंबर 6 जो है ये भी सेम क्वेश्चन है। इफ़ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद PMF फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। ये आपने क्वेश्चन जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में सॉल्व करना है और इसमें मीन और वेरिएंस लेना है। नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक, तो इनको आपने पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x से ज़रब देनी है, फिर इनका स्क्वायर लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ x से ज़रब दे के इस तरह आपके पास 2 कॉलम खुल जाएंगे। इनको सम अप करके आपने मीन और वेरिएंस के फार्मूला में रख देना है। नेक्स्ट है नंबर 7, ए रैट हैज़ 5 चॉइसेस टू मेक ऑफ अल्टरनेट रूट्स इन ऑर्डर टू रीच द फूड बॉक्स। जो चूहा है उसके पास 5 ऑप्शंस हैं मुख्तलिफ जो वो फूड बॉक्स तक जा सकता है। विद ऑड इन फेवर ऑफ करेक्ट पाथ, यानी 2:3 जो है ये करेक्ट पाथ के ऑड्स आपको दे दिए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल चॉइसेस करेक्ट, एटलीस्ट 1 चॉइस करेक्ट, 3rd चॉइस जो है वो करेक्ट है। अब ये देखें कि जो आपको ऑड्स दिए गए हैं वो 2:3 है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए 2/2 जमा 3, इन दोनों को जमा करें और 2 पे भी तकसीम कर दें, 3 पे भी तकसीम कर दें, इस तरह आपको P और Q मिल जाएगा। N आपके पास 5 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने बायनॉमियल के फंक्शन में रख देनी है। फिर आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x = 5, यानी सारी चॉइसेस करेक्ट है। एटलीस्ट 1 पाथ जो है उसका करेक्ट है, तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से 1 - x <1 पे ले जाएं, <1 में आ जाएगा 0। 3rd चॉइस जो है वो करेक्ट है। इसका मतलब है कि पहली 2 भी फेलियर हैं, अगली 2 भी फेलियर हैं, 3rd वन जो है वो करेक्ट पाथ है, तो P जो है 3rd के ऊपर आ जाएगा, बाकी वैसे ही है। नंबर 8 है, ए कपल आर लाइक equally likely to produce a girl or a boy. Find the probability in a family of 6 kids there will be more boys than girls, equal boys and equal girls. अब यहाँ पर जो किड्स हैं टोटल वो हैं 6, यानी n आपके पास है 6, तो चूंकि बॉयज़ और गर्ल्स की प्रॉबिलिटी सेम है इस वजह से P भी 1/2 हो गया, Q भी 1/2। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने
बायनोमियल की प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन में रख दी। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है मोर बॉयज़ के लिए, तो x ग्रेटर देन 3 होगा, ग्रेटर देन 3 में 4, 5 एंड 6 आ जाएगा। इनको आपने सॉल्व करना है। इक्वल के लिए होगा तो फिर x की जगह पर आप 3 रखेंगे। नंबर 9 है, ए बास्केटबॉल प्लेयर हैज़ probability 3/4 of making a basket on free throw. If he given 5 free throws, find the probability he miss all, at least half miss. अब ये आपको probability दी हुई है हिटिंग के लिए ना, जो बास्केटबॉल का जो प्लेयर है वो हिट कर रहा है, बास्केट किट के अंदर जो है वो बॉल फेंक रहा है। तो आपके पास ये P जो है हिटिंग की है और 1/4 जो है नॉट हिटिंग के लिए, या बास्केट बॉल में बॉल जो है वो बास्केट में थ्रो नहीं कर पा रहा। प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है पहले x = 0, उसके बाद है हाफ मिस की प्रोबेबिलिटी। हाफ मिस में आएगा कि एटलीस्ट हाफ मिस है, सॉरी एटलीस्ट हाफ मिस से मतलब है 3 या 3 से ज़्यादा, 3, 4 और 5। तो फिर हिटिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हिटिंग की इसकी अपोजिट है। अगर वो 3 मिस कर रहा है तो फिर 2 हिट कर रहा है, अगर वो 4 मिस कर रहा है तो 1 हिट कर रहा है, अगर वो 5 मिस कर रहा है तो 0 हिट कर रहा है। अब हमारा जो वेरिएबल x है वो हिटिंग को शो कर रहा है, इस वजह से आपने x की जगह पर 0, 1, 2 रखना है, तो ऑटोमेटिकली ये दूसरी प्रोबेबिलिटीज जो है ये मिल जाएंगी। नंबर 10 है, लार्ज लॉट in coming product at least coming product at plant are inspected for defective item. 8 items were to be tested and lot will be rejected if 2 or more observed defective. अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव हुए तो फिर लॉट जो है वो रिजेक्ट होगी। If the lot contain 10% defective, what is the probability the lot will be accepted and rejected? n आपके पास है 6 और p आपके पास है 0.1, तो 1 माइनस p होगा 0.9। लॉट रिजेक्ट होनी है 2 या 2 से ज़्यादा पे, तो आपके पास जो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है ये आ गई। q आपने निकाल लिया एक्सेप्टेड गुड के लिए, ये 0.9 है। बॉक्स तब रिजेक्ट होगा अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव निकले, तो बॉक्स एक्सेप्ट होगा अगर 2 से कम डिफेक्टिव है, यानी 0 और 1 निकला तो फिर बॉक्स जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। रिजेक्ट कब होगा, जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव निकलेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपने बायनोमियल के फंक्शन में रख के तो ये कीमतें जो है x की रख लेनी है। नंबर 11 है, A person is known to win 2 games of 8 on the average, यानी 8 में से 2 गेम जो है वो on the average जीत रहा है। Find the probability out of 5 game he will win first 3 at least 2 games at most 2 odd number of games। अब यहाँ पर जो गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो आपको दी है, यानी गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी जो है P आपके पास है 2/8, इसको ब्रेक करें 1/4, Q आ जाएगा 1 माइनस P से 3/4, N आपके पास है 5। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने बायनोमियल के फंक्शन में रख लेनी है। नेक्स्ट आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट 3 गेम्स जो हैं वो विन हो रही हैं। फर्स्ट 3 गेम्स अगर वो विन कर रहा है तो पहली 3 पे विनिंग है, अगली 2 जो है वो फेलियर है। एटलीस्ट 2 गेम विन है, तो x की जगह पर आपने रखना है 2, 3, 4 और 5। एट मोस्ट 2 गेम्स विन है तो x की जगह पर 0, 1 एंड 2। ऑड नंबर ऑफ गेम्स की विनिंग है तो x की जगह 1, 3 एंड 5, यानी पहली गेम, तीसरी गेम और 5वें नंबर वाली गेम जो है वो जीत रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि पहले स्टेज के ऊपर वो या 1 गेम जीतता है या 3 गेमें जीतता है या फिर वो 5 गेमें जीत जाता है, ऑड नंबर ऑफ सक्सेस के हवाले से। नेक्स्ट है नंबर 12। अब नंबर 12 में ए 6 face die is so biased it is thrice as likely to show an even number as an odd number। odd की निस्बत जो even है वो 3 दफ़ा आ रहा है, यानी 3 गुना है। it is thrown 5 times, find the probability it show no even number at least
1 इवन एट मोस्ट 2 इवन नंबर। ये आप पहले कर चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है। यहाँ पर सिर्फ आपने जो P और Q है उसको आइडेंटिफाई करना है। इवन नंबर जो है वो 3 गुना है ऑड का, इसको P लिख लें, इसको Q। यहाँ से आपने ये P की कीमत 1 माइनस Q शिफ्ट करके यहाँ से P और Q की ये कीमतें निकाल लें। n आपके पास 5 है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बायनोमियल के फंक्शन में रखें और उसके बाद x की जगह 0, x की जगह पर ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट आप अप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब 1 माइनस x लेस देन 1, x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब x की वैल्यू 0, 1, 2। ये फंक्शन में कीमतें रख के आपने इसे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है नंबर 13 है। नंबर 13 में एन एयरक्राफ्ट इज इक्विप्ड विद 3 इंजन दैट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। द प्रोबेबिलिटी of engine failure is 0.01. What is the probability of successful flight if only one engine is needed for successful operation? अब ये देखें कि 3 इंजन हैं टोटल और इंजन के फेल होने की प्रोबेबिलिटी है 0.01। तो इंजन ठीक रहे ये 0.99 है। आपको सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए एक इंजन जो है ना वो चाहिए, सिर्फ एक इंजन। इसका मतलब है कि 3 में से सक्सेसफुल ऑपरेशन कब होगा कि अगर 3 में से 2 या 2 से मतलब लेस देन 3 जो है ना वो डिफेक्टिव है। लेस देन 3 डिफेक्टिव से मुराद ये कि तीनों डिफेक्टिव नहीं है। यानी हो सकता है कोई भी डिफेक्टिव ना हो सकता है एक डिफेक्टिव हो जाए, हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो, बट अगर तीनों डिफेक्टिव हुए तो फिर आपकी फ़्लाइट जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। इस वजह से आपने x की जगह पर लेस देन 3 रखना है। 14 है, इफ़ 1% of the box of electric light bulb are faulty, what is the largest sample size which can be taken if it is required that the probability that there are no faulty bulb in the sample is greater than 0.5? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने यहाँ पर n मालूम करना है और प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है देयर इज़ नो फॉल्टी, कोई फॉल्टी नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज़्यादा है। तो बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन के अंदर आपने p की कीमत रखनी है 0.01 और q की कीमत आपने रखनी है 0.99। n की जगह n ही रहने देना और फिर x की वैल्यू 0 रख के एक इक्वेशन बिल्डअप आपने करनी है। और ये इक्वेशन जो है ये इस फॉर्म में फॉल्टी की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, नॉट फॉल्टी, इनको आपने बाइनोमियल के फंक्शन में रख के नो फॉल्टी की प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 0.5 है। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग जो है वो आप अप्लाई करें ln और फिर इससे आप n की वैल्यू जो है मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 15 है, a social scientist claim that only 60% of the high school seminars capable of doing college work actually go to college. Assume that the claim is true. Assume using binomial law, find the probability that among 15 high school seniors capable of doing capable work, at least 10 will go to college, at most 4 will go to college. अब यहाँ पर जो आपके पास n है वो 15 है, p की वैल्यू 0.6 है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने बाइनोमियल के फंक्शन में रख के तो ये 2 प्रोबेबिलिटीज़ जो है ये मालूम करनी है। x की जगह पर 10, 11, 12, 13, 14, 15 रखेंगे और इस सवाल में x की जगह पर 0, 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो ये सॉल्व होगा। 16 है, रैंडम वेरिएबल x हैज़ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन आपको दे दिया और p की कीमत दे दी है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और ये प्रोबेबिलिटी जो है ये मालूम करनी है। अब इसमें जो आपके पास मीन है वो 2.4 है और p की कीमत 0.3 है। तो n आपको नहीं दिया, n आपने पहले मरहले पर निकालना है। p की कीमत आपने रख दी है 0.3। जब p की कीमत 0.3 रखा तो फिर ये 0.3 इसके नीचे डिवाइड होगा तो ये आपके पास n की वैल्यू आ गई 8।
पी एन क्यू आपके पास 0.7 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन बायनोमियल के फंक्शन में रखें, वेरिएंस निकलेगा एन पी क्यू से, फिर ये प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इफ एक्स इज बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एन 10 p 0.4, फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y is equal to 2x plus 3, y is equal to 2x minus 5/10, y is equal to x plus 10% of x। ये तीन वेरिएबल्स हैं जिनका आपने मीन और वेरिएंस निकालना है। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी है x की, इसकी मदद से आपने मीन और वेरिएंस पहले निकाल लेना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एन पी के इक्वल, वेरिएंस ऑफ एक्स एन पी क्यू के इक्वल है। पी की वैल्यू 0.4 है तो Q1 माइनस पी से 0.6 होगा। ये आपने एक्स का मीन और वेरिएंस निकाल लिया। अब आपने इन तीनों वेरिएबल्स का मीन और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये आपने मालूम करना है। इसके ऊपर जो है प्रॉपर्टीज़ आपने अप्लाई की हुई हैं फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन्स। नंबर 18 है, a random variable x has a binomial distribution with n10 p less than 0.5, वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है 15/8, फाइंड। ये तीन चीज़ें आपने निकालनी है। अब यहाँ पर नोटिस करें कि आपको जो वेरिएंस दिया हुआ है ये एन पी क्यू 15/8 के इक्वल है। यहाँ क्यू की कीमत रखें 1 माइनस पी और एन की वैल्यू 10। इसको सॉल्व करें, ये सारी इक्वेशन जो है ये आपके पास पी की फॉर्म में आ जाएगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लें तो पी की दो वैल्यूज़ आपके पास आएंगी। आपने वो वैल्यू लेनी है जो 0.5 से छोटी होगी। फिर आपने ये एन पी क्यू की कीमतें बायनोमियल के प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में रखनी है और फिर एक्स की जगह पर 2 रख देना है। मीन के लिए एन पी, वेरिएंस के लिए एन पी क्यू आप यूज़ कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन है, इन टू बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल इज दिस, रेशियो ऑफ मीन इज दिस एंड रेशियो ऑफ वेरिएंस इज दिस। फॉर ईच डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पी आपने मालूम करना है। तो आप नोटिस करें, एक आपको ये रेशियो दी है, एक मीन्स की रेशियो दी है, एक आपको वेरिएंसेस की रेशियो दी है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। ये n1 और n2 की रेशियो जो है यहाँ पर आप रखें तो ये पूरी इक्वेशन जो है ये P1 और P2 में चली जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। ये पूरी इक्वेशन से आपने ये फर्स्ट वन निकाल ली P1 और P2 की फॉर्म में। अब ये n1 P1 n2 P2 की कीमतें जो है यहाँ पर रखें, इसको फिर आप सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई से। देन आपके पास एक और इक्वेशन जो है ये आ जाएगी, ये आ रही है इन फॉर्म ऑफ क्यू। तो इन फॉर्म ऑफ क्यू है तो इसे आप 1 माइनस पी में शिफ्ट करके सारी इक्वेशन को फिर आप पी में ले जा सकते हैं। अब ये जो दो इक्वेशंस आ गई हैं इनको सॉल्व करके आपने P1 P2 लेना है, फिर आप इनसे Q1 Q2 N1 N2 निकाल सकते हैं। 20 है, if the probability of defective bolt is 0.1, then for the distribution of number of defective bolt in total of 400 find mean variance beta 1 and beta 2। तो अब आपके पास जो n की वैल्यू है डिफेक्टिव बोल्ट वो p ये 0.1 है, q की कीमत आपके पास 1 माइनस पी से 0.9, n 400 है। तो एन पी और एन पी क्यू मीन और वेरिएंस निकाल लें, फिर आपने बीटा 1 और बीटा 2 निकाल लें, यहाँ पर पी क्यू और एन की कीमतें रख दें। 21 नंबर है, इफ एक्स हैज़ ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन एंड पी शो दैट वेरिएंस इज मैक्सिमाइज्ड फॉर p 0.5 इफ़ n इज एज्यूम टू बी फिक्स। अब n की वैल्यू क्या होगी कि आपका वेरिएंस मैक्सिमम हो? तो आप नोट करेंगे जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें जो n होता है वो लेस देन 30 है, लेस देन इक्वल टू 30 कह लें। इसका मतलब है कि n की मैक्सिमम वैल्यू आप 30 ले सकते हैं। तो p की जगह पर आप यूज़ करें 0.5, Q1 माइनस पी से 0.5 और n की वैल्यू 30। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रख के वेरिएंस को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। 22 है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर। ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दी है। राइट डाउन दी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, और ये कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो आपने मालूम करनी है। अभी पहले मरहले पर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ये जो आपको मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन का आप स्क्वायर ले लें,
इससे आपके पास ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। अब 1 और 2 को डिवाइड करवाएं आपस में, तो इससे आपको मिलेगा Q। तो Q से फिर आप P निकाल लें, फिर आपने N निकालना है, तो ये वाला P जो है इसके नीचे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से आपको N मिल जाएगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन NP/Q की जो है ये आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में रख देनी है और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में रख के ये प्रोबेबिलिटीज़ जो है आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 23, द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्सेस। ये आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन दे दिया, इससे मीन वेरिएंस और ये प्रोबेबिलिटी जो है आपने मालूम करनी है। अब इसके लिए जो हमारे पास से हिंट है वो ये कि इसको कंपेयर कर लें इसके ओरिजिनल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से। ये Q की वैल्यू, ये P की वैल्यू और ये N की कीमतें, ये सारी कीमतें आप फिर इन फार्मूला इसके अंदर रख के आप ये कीमतें निकाल सकते हैं। दूसरी ख़ास बात ये कि आप इसका डेरिवेटिव लें, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी और फिर लिमिट अप्लाई करें t टेंड्स टू 0, तो इससे आपको मीन और वेरिएंस मिलेंगे। मीन और वेरिएंस को फिर आप सॉल्व करके PQ निकालें, लेकिन वो एक लेबोरियस प्रोसेस है। ज़्यादा इजी यही है कि आप इसको जनरल फंक्शन से कंपेयर करके NP/Q की कीमतें निकाल लें। 24 है, रैंडम वेरिएबल एक्स इज बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद PMF। ये आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया है, मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस आपने निकालना है। अब यहाँ पर देखें, अगर तो इस क्वेश्चन के नंबर हैं 2, 3, तो फिर तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये P और Q की कीमतें बराबर हैं। जब PQ बराबर हो तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड जो है ये आपस में बराबर हो जाता है। ये किताब का ही क्वेश्चन है, 8.17 का B पार्ट है, इसे आप देख लीजिएगा, ये सॉल्व हुआ है। 25 है, इन 20 क्वेश्चन ऑफ 5 आंसर MCQ टेस्ट, यानी 8 सवाल के नीचे 5 आंसर और उनमें से एक जो है वो करेक्ट है। इसका मतलब करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी 1/5 है और रॉन्ग की होगी 4/5। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 3 करेक्ट, एट लीस्ट 6 करेक्ट, एग्जैक्टली 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आपके पास जो P है ये आ गया 1/5, Q की कीमत 4/5, N 20 है। ये कीमतें बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में रखें और उसके बाद x लेस दैन इक्वल टू 3, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 को आप लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करें, ये ज़्यादा इजी है इसकी निस्बत। फिर x की जगह पर आपने रखना है 4। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बाइनोमियल और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।